आजकल लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब सामने कुछ और है और एक साइबर प्लेटफॉर्म पे कुछ और ही है। 2018 में 2017 के कंपैरेटिवली 36% इंक्रीज थी साइबर क्राइम के केसेस में। टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर जेलसी बहुत होती है। अगर कोई पॉपुलर लड़की है स्कूल की, तो उसको जेलसी के तौर पे उसका आईडी बना दिए, फेक आईडी बना दिए उससे जलने के लिए, उससे सबको मैसेज कर रहे हैं, कुछ खराब मैसेज कर रहे हैं, इल्जाम उस पे लग रहा है। ये जो साइबर बुलिंग होता है, ये ऐसा चीज होता है कि वो उनके खिड़की या दरवाजे से नहीं आता है, वो उनके कंप्यूटर से आता है, जिसको वो रोक नहीं सकते हैं। रानी चटर्जी के बारे में बहुत लोग इंस्टाग्राम पे गलत लिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट लिखा था जिसमें उसका नाम भी बताया था कौन है, उसका प्रोफाइल भी दिखाया गया था। उसके बाद उसमें उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो उसका जिम्मेदार ये आदमी होगा। कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया उस पर उतनी तत्परता से काम नहीं कर रहा है। कि हर कोई जो आपको ऑनलाइन मिलता है वो आपका दोस्त नहीं होता है। इतने जल्दी किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अब अपनी सावधानी खुद बरतें, क्योंकि एक्चुअली हमारा लॉ कुछ चीजों में हमें सपोर्ट नहीं करता है। एक शब्द जो होती है वो आपको एक निशान दे जाती है, अफवाहें आपको नष्ट कर देती हैं, पर जो बुली किया जाता है वो आपको मार डालती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में। और आज का हमारा मुद्दा है साइबर बुलिंग। ये तो आप सब में से किसी से भी नहीं छुपा है कि हमारी सरकार ने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। पेमेंट से लेकर हर चीज तक को ऑनलाइन करवाया था। जहां एक तरफ हम सब ऑनलाइन दुनिया में खो गए, वहीं किसी ने ये शायद रियलाइज ही नहीं किया कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड असल जिंदगी को कितना ज्यादा इफेक्ट करने लगा। जहां एक ऑनलाइन कमेंट एक इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो अपनी जान ले ले। एक ऑनलाइन ऐसी पोस्ट जो एक लड़की को या किसी लड़के को इतना मजबूर कर देती है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, डिप्रेशन की पिल्स खाए और एंजाइटी में डूब जाए। इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर हमने आज इस एपिसोड को यहाँ लेकर आया है। और आज हम बात करेंगे साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर क्राइम्स किन तरीके के होते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज मेंशन कर देना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें स्पूफिंग, फिशिंग, ये सारी चीजें आती हैं। अब मैंने स्पूफिंग का नाम लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग इज जब कोई इंसान आपकी तरह प्रिटेंड करता है ऑनलाइन होकर, वो आपसे आपका दोस्त बनकर आपकी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करता है। फिशिंग होता है जब आपके पास कॉल्स या मैसेजेस आते हैं, जब सामने वाला इंसान ये प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो कोई सही इंस्टीट्यूशन है और वो आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ साइबर बुलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। साइबर बुलिंग क्या है, अब ये मैं चाहती हूँ कि शैली हमें समझा दे। जी सौम्या, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल साइबर और या फिर इंटरनेट्स या फिर जो भी फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, आजकल हर किसी बच्चे के पास हमें देखने को मिल जाता है। और साइबर प्लेटफॉर्म या इंटरनेट प्लेटफॉर्म आजकल बिल्कुल ऐसा बन गया है कि लोग अपने फेक अकाउंट्स या फिर ऐसे हर जगह अपने अकाउंट्स खोल के रखे हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो सामने नहीं कर पाते हैं। और वो एक तरह का आपकी आइडेंटिटी भी मेंटेन करके रखता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी पर्सनालिटी मेंटेन करके रखता है, पर आप एक पीठ पीछे क्या काम कर रहे हो, पर्दे पे छुपा के क्या काम कर रहे हो, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो साइबर बुलिंग के कुछ 10 पॉइंट्स है जो मैं सामने रखना चाहूंगी कि किस किस तरह से लोगों को बुली किया जाता है। तो सबसे पहला तो एक एक्सक्लूजन एक टर्म आता है जिसके बारे में बताऊंगी कि अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी टीनेज खासकर जिसको बुली किया जाता है, वो सबसे पहले देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाता है अपनी सोसाइटी से या फिर अपने आसपास के लोगों से। वो बिल्कुल कटा कटा सा रहने लगता है और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना पसंद करता है। दूसरा पॉइंट जो है वो हरासमेंट का है। बुलिंग को हरासमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसी को भी गंदी तरह से या किसी को भी गलत दिखाना सामने में लोगों के, इस तरह से उनको हैरेस करने के लिए भी साइबर बुलिंग को एक फील्ड माना जाता है। तीसरा पॉइंट, आउटिंग की अगर बात करें तो लोगों के पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी उनके अकाउंट्स के बारे में है, उनकी डिटेल्स बाकी लोगों तक पहुंचाना या फिर किसी के मैसेजेस को जोर जोर से पढ़ना या फिर उनको लीक करना, ये सब चीज़ें हम आउटिंग में लेकर आते हैं। चौथी चीज़ है जो कि साइबर स्टॉकिंग है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है साइबर स्टॉकिंग, क्योंकि आप किसी को लगातार स्टॉक कर रहे हो, बार बार उनकी प्रोफाइल्स को चेक कर रहे हो, जबकि वो अगर आपसे इरिटेट हो रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट जिसमें आता है फ्रैपिंग। फ्रैपिंग का मतलब होता है जब आप किसी के अकाउंट को हैक कर लेते हो, पोजेस कर लेते हो और उसके बाद आप उसके अकाउंट को अपने तरीके से यूज करते हो जिसमें आइडेंटिटी किसी और इंसान की होती है। नेक्स्ट आता है फेक प्रोफाइल्स बनाना, जो कि बिल्कुल
कहीं ना कहीं सिमिलर है कि आप किसी की फेक प्रोफाइल बना लेते हो और उसके बाद आप उस आदमी की आइडेंटिटी यूज करके बाकी लोगों से मैसेजेस पे बात कर रहे हो या बाकी लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो। 7th आता है डिसिंग, जिसका मतलब होता है कि आप किसी के बारे में क्रुएलिटी फैला रहे हो, उनके बारे में अफवाह फैला रहे हो, विवाद फैला रहे हो आप उनके बारे में। 8 आता है ट्रिकरी, जिसमें आप क्या करते हो, अपने किसी ट्रिक से या किसी चीज, कुछ बातों से पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप किसी का पहले ट्रस्ट जीतते हो और उसके बाद जब आप उनका ट्रस्ट जीत लेते हो तो आप उसके बाद उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को गलत तरह से यूज करते हो या फिर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोलिंग। ट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा सुना हुआ वर्ड है क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल किया गया है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर कोई एक्टर है या कोई सिंगर है, उनको हमेशा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब जगह पे ट्रोल किया जाता है या उनके बारे में गलत गलत बातें बोली जाती हैं। 10th है हमारे पास कैट फिशिंग। कैट फिशिंग में आप किसी की इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन स्टील कर रहे हो और आप उनके सामने कंपैटिबल बनने के लिए आप उनकी प्रोफाइल से मैच अपनी प्रोफाइल बनाते हो और उसके बाद फिर आप उनसे कनेक्ट होके और उनके सारे इंफॉर्मेशन को गलत तरह से यूज करते हो। तो ये सारी चीजें हैं साइबर बुलिंग में। और एक चीज याद रखने वाली है कि अगर आपके अकाउंट से कोई भी चीज पोस्ट होती है किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो कभी भी पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है। तो साइबर बुलिंग यही है कि आप अपना एक फेक, मतलब आजकल लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब सामने कुछ और है और एक साइबर प्लेटफॉर्म पे कुछ और ही है। अमन, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम्स में क्या डिफरेंस होता है। साइबर क्राइम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है साइबर, एक है क्राइम, और यही 2 वर्ड इसका मतलब है। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि इंटरनेट के मदद से किसी को तंग करना, या फिर, और जो साइबर बुलिंग है वो साइबर बुलिंग इसी का एक पार्ट है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम बहुत तरह का होता है। अब जैसे कि होता है कि मतलब किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना, या फिर जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन लेकर उसको ठगना या फिर कुछ करना, तो बहुत सारे प्रकार का साइबर क्राइम होता है। और साइबर बुलिंग जो होता है वो इसी का एक पार्ट है। अब साइबर बुलिंग के अंदर क्या क्या आता है? किसी को धमकी देना, किसी के प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक करना बिना उसके अनुमति के। उसके बाद किसी के मैसेज को अगर आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं किसी के बीच में, 5 लोगों के बीच में, तो वो भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। उसके बाद आता है किसी के एक्टिविटी पर ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है, और फिर उसे गलत मैसेज भेजना। या फिर जैसे किसी का प्रोफाइल हम चेक करते हैं, मतलब कौन किसके साथ घूम रहा है या फिर क्या कर रहा है, फिर उसके लिए हम गलत चीज़ भेजते हैं कि हम तुमको उसके साथ देखे थे, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद होता है किसी का फेक अकाउंट बनाकर गलत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पोस्ट करना। जैसे कि हम किसी का फेक अकाउंट बना लिए और उस पर किसी का मतलब, या फिर उसका अगर कोई प्राइवेट फोटो मेरे पास है तो हम उसको उस पर डाल दिए, ये होता है। उसके बाद होता है कि किसी को ट्रोल करना, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि आजकल बहुत होता है कि मतलब किसी के प्राइवेट फोटोज़ को लेकर के या फिर किसी के प्राइवेट चैट्स को लेकर के लोग पहले तो बहुत दोस्ती उससे कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं उसको लेकर फिर बाद में ट्रोल किया जाता है। तो साइबर क्राइम मेनली होता है कि इंटरनेट की मदद से हम अगर किसी को परेशान करते हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो यह साइबर क्राइम होता है। और उसके अंदर में आता है साइबर बुलिंग, ये उसका एक पार्ट है। अब चलिए, हमने जब ये समझ लिया है कि साइबर बुलिंग क्या होती है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उसके केसेस कितने आते हैं इंडिया में। और ये एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि 2017 वो पहला साल था जब एनसीआरबी के डेटा में साइबर बुलिंग को इंक्लूड किया गया था। उसके पहले साइबर बुलिंग को क्रिमिनलाइज किया ही नहीं गया था, उसके केसेस की गिनती ही नहीं होती थी, सब कुछ एक साथ साइबर क्राइम में मान लिया जाता था। जब मोहित लॉज डिस्कस करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि साइबर बुलिंग को हमारी कंट्री में एक्चुअली कितने हल्के में लिया जाता है। तो एक सर्वे है, मार्च 13, 2020 को रिपोर्ट सबमिट हुई थी और इसमें है कि 9.2% जो बच्चे होते हैं जो 13 से 18 वर्ष के होते हैं वो साइबर बुलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसमें से 50% जो केसेस होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। हर 4 में से एक ऐसा बच्चा आपको मिल जाएगा उस एज का जिसने अपनी ही कोई गलत तस्वीर देखी जो फोटोशॉप करके इमेजेस बना देते हैं, और उसमें भी 50% से ज़्यादा ऐसे थे जो रिपोर्ट नहीं किए गए। और जब मैं रिपोर्ट करने की बात कर रही हूँ तो ये रिपोर्टिंग अपने पेरेंट्स, गार्जियंस, इन लोगों को भी नहीं बताया, तो पुलिस तक जाने की बात अब तो छोड़ ही दीजिए। 2018 में 2017 के कंपैरेटिवली 36% इंक्रीज थी साइबर क्राइम के केसेस में। जैसा कि मैंने बताया कि 2017 से पहले साइबर बुलिंग के केसेस में
2017 से पहले का डेटा ही नहीं है साइबर बुलिंग के लिए। तो 2017 में 542 केसेस थे और वही 2018 में 739 केसेस थे। अब एक और चीज देखिए, जो कन्विक्शन रेट थी वो 2017 से 2018 तक आते आते 15% नीचे चली गई। 2017 में 40% ऐसे केसेस थे जिनमें कन्विक्शन हुआ और 2018 में सिर्फ 25% केसेस ऐसे थे जिनमें कन्विक्शन हुआ। और जो रिपोर्टेड केसेस है थ्रेटनिंग और ब्लैकमेलिंग के, वो कम हुए थे। 2017 में जो थ्रेटन करते हैं ऑनलाइन, इनके केसेस 311 आए थे और 2018 में इसके 223 केसेस आए थे। तो अगर ओवरऑल देखें कि कौन से केसेस कम हुए, कौन से केसेस बढ़े, तो उस हिसाब से 28% जो है हम अच्छी साइड पर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि साइबर बुलिंग के जो केसेस है सबसे ज्यादा किस पर आते हैं। तो ये औरतों और बच्चों पर ही आते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो ये क्लियरली मेंशन करती हैं कि साइबर बुलिंग का जो सॉफ्ट टारगेट होती है वो विमेन होती है और बच्चे होते हैं जनरली, जो अर्ली एज ऑफ टीनेज होती है 13 से 15 साल के बीच के बच्चे हैं। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 60% ऑफ द विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ना किसी तरीके का ऑनलाइन वायलेंस फेस करती ही करती हैं। फिर प्लैनेट इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसमें भी 60% औरतें ऐसी हैं जो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ सोशल ऑनलाइन वायलेंस फेस करती हैं और 20% ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों की वजह से अपना सोशल अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट्स बंद कर देती है। जब ये चीज़ें शुरुआत होती है साइबर बुलिंग की, तो अर्ली एज में, फिर वही 13 से 15 ईयर के एज में ये लड़के और लड़कियों पे इक्वली होता है, बॉयज और गर्ल्स इक्वली टारगेट होते हैं इस चीज में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है टारगेट उतनी ही ज्यादा लड़कियां बनती जाती हैं। अब चलिए हमने डेटा की भी बात कर ली है, तो मोहित मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि साइबर बुलिंग को लेकर, सिर्फ बुलिंग को, साइबर क्राइम नहीं, उसको लेकर क्या क्या लॉज है कि अगर मैं साइबर बुलिंग फेस कर रही हूँ तो मैं लीगली कैसे प्रोसीड कर सकती हूँ आगे। सबसे पहले तो हमारे देश में साइबर बुलिंग को लेके कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई एक विशेष कानून बनाया गया है साइबर बुलिंग के लिए। और अगर हम आईटी एक्ट 2000 की बात करें जो 2000 में आया था, तो उसमें साइबर क्राइम के बारे में कई सारे चीज़ों का जिक्र है, जैसे कि डेटा चोरी या फिर किसी के बारे में, मतलब ऑनलाइन अपराध का, लेकिन इसमें भी बुलिंग का जिक्र नहीं है। तो अगर हम बुलिंग के बारे में बात करते हैं कि बुलिंग के लिए, तो हमारा आईपीसी का सेक्शन 509 है जो स्पेशली महिलाओं पर, मतलब महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उस पर ही लागू होता है। तो हम इसके लिए जा सकते हैं। सेक्शन 509 कहता है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ भी अभद्र टिप्पणी की जाती है, किसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वैसा, तो अपराध है। तो ऐसे ही ये चीज़ इंटरनेट की दुनिया में भी लागू हो जाता है कि अगर कोई महिला के खिलाफ अभद्र बोलता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसके खिलाफ सेक्शन 66A है हमारे पास, वो भी बुलिंग के लिए काम करता है। इसके अलावा भारत में आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो केस दर्ज ही नहीं करती है पुलिस, हवाला रहता है कि कोई कानून है नहीं हमारे पास। तो बेसिकली इसके लिए भी है कि अगर पुलिस केस नहीं दर्ज कर रही है तो वैसी स्थिति में आप किसी वकील से कांटेक्ट करिए और डायरेक्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन सारे सेक्शन अलग अलग बटे हुए हैं, कोई स्पेशल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का पोर्न फोटो अगर वायरल किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ अलग सेक्शन हमारे लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई बुलिंग के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। हमारे जो साधारण जो लॉ है उसी के अनुसार उस पर भी काम हम चलाते हैं अपना। इसमें दो चीजें सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। मोहित ने अभी सेक्शन 66A को मेंशन किया है, तो एक केस आया था श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें सेक्शन 66A को हटा दिया गया था। हटाने की वजह ये थी कि 66B और 67C जो हैं, इनके अंदर जो प्रोविजंस आते हैं वो सारी चीज़ें 66A को कवर कर लेती है, तो इसीलिए हमें सेक्शन 66A की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो आईटी एक्ट जिसके तहत मोहित अभी सारी चीज़ें बता रहे थे, तो 2000 में जब ये आईटी एक्ट आया था तो सबसे बड़ा लूपहोल अपने आप में यही है कि साइबर बुलिंग को उस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन ही नहीं करते हैं कि किस तरीके से क्या है, वो क्यों गलत है, तो उसको लेकर हमारे पास लॉज नहीं है। और बाकी मोहित ने सही बताया कि हमारे जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे वैसे ही जो बाकी चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, और फिर वही आ जाता है कि उन्हीं को लेकर हम लोग साइबर बुलिंग को डील कर देते हैं। तो ये चीज़ ऑडियंस को भी समझनी चाहिए, हम लोगों को भी समझनी चाहिए कि कोई चीज़ जो एक इंसान को उस हद तक मजबूर कर देती है कि आप अपनी जान ले लें, उस चीज़ को ढंग से क्रिमिनलाइज ही नहीं किया गया है। अब जब मैं जान लेने और ऐसे इम्पैक्ट्स की बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ सृष्टि आप हमें बताएं कि जब कोई किसी को साइबर बुली करता है तो मोटिव क्या होता है बुली करने का, क्या इरादा होता है, जिसके साथ ये चीज़ें होती है वो कैसे उस चीज़ को फेस करता है, उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या होता है। मैं चाहती हूँ हम सबको इन चीज़ों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो
जो इंसान अंदर से खुद इनसिक्योर होता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालने के लिए ऑनलाइन ये चीज़ें करता है। अगर किसी से रिवेंज लेना हो, किसी सामने वाले इंसान को हम इन पर्सन नहीं बोल सकते उसके सामने, तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस इंसान को बुली करते हैं, उसको अभद्र भाषा लिखते हैं, कुछ गाली गलौज कर देते हैं। या फिर मेनली ये लड़कियों के साथ, जैसा आपने बोला, लड़कियों के साथ इसलिए होता है कि अगर लड़के अपना रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लड़की को ब्लैकमेल करते हैं, उसके फोटोज वायरल कर देते हैं पब्लिकली, उसको उसके फोटोज पे गंदा गंदा कमेंट करते हैं। और जैसे एडोलेसेंस एज में आप बताइए 13 to 18 का जो एज होता है, उस वक्त जेलिसी बहुत होती है। लोग, बच्चे, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर जेलिसी बहुत होती है। अगर कोई पॉपुलर लड़की है स्कूल की तो उसको जेलिसी के तौर पे उसका आईडी बना दिए, फेक आईडी बना दिए उससे जलने के लिए, उससे सबको मैसेज कर रहे हैं, कुछ खराब खराब मैसेज कर रहे हैं, इल्जाम उस पे लग रहा है। जो इंसान मतलब सोशली पावरफुल बनना चाहता है उस चीज़ के लिए भी करता है, अपना पावर दिखाने के लिए। इसके रीजन तो ये अगर इम्पैक्ट ये होता है कि जो जिसके ऊपर होता है, जो विक्टिम होता है इसका, वो बहुत पावरलेस फील करने लगता है। क्योंकि ये जो साइबर बुलिंग होता है ये ऐसा चीज होता है कि वो उनके खिड़की या दरवाजे से नहीं आता है, वो उनके कंप्यूटर से आता है, जिसको वो रोक नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। ह्यूमिलिएट फील करता है सामने वाला इंसान, बहुत ह्यूमिलिएट हो जाता है। फिर उसका इंटरेस्ट सब में कम दिखने लगता है क्योंकि वो बहुत इस चीज से डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब भी होता है और फिजिकली भी डिस्टर्ब होता है। फिजिकली कैसे होता है? अब उसके खाने के हैबिट में बहुत चेंज आ जाता है, वो ठीक से खाता नहीं है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, वो ठीक से खाएगा नहीं। क्योंकि मेन ये होता है टीनेजर वाले एज में, उस एज में बच्चा किसी से बात भी नहीं कर पाता है और वो खाता नहीं है ठीक से, जिस वजह से उसका फिजिकल हेल्थ भी खराब होता है। एंजाइटी, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचने लगा, ओवर थिंक करना, बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, डर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नर्वस होता है वो, जिसके साथ भी वो होता है, वो किसी से बात नहीं कर पाता, अपने फैमिली मेम्बर से ठीक से बात नहीं कर पाता है और किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पाता है, हर चीज़ में डर जाता है, ओवर थिंक करने लगता है, किसी भी चीज़ को 100 बार सोचता है। अमन, अब हम जब इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं तो मुझे लगता है ये सही समय है कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ऐसे कौन से केसेस थे या ऐसे कैसे केसेस आते हैं जिनकी वजह से इस मुद्दे के बारे में बात करना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे केसेज हैं। सबसे पहले मैं कुछ फेमस केसेज के बारे में बताना चाहूँगा। एक केस था सोनाक्षी सिन्हा का। उसमें हुआ ये था कि उनको कुछ लोगों ने मतलब कुछ ऐसा मैसेज कर रहे थे, बार बार कुछ ऐसा कमेंट कर रहे थे, जिसके बाद कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया, उसके बाद उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। एक केस है रानी चटर्जी का। रानी चटर्जी के बारे में बहुत लोग इंस्टाग्राम पे गलत लिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट लिखा था जिसमें उसका नाम भी बताया था कौन है, उसका प्रोफाइल भी दिखाया गया था। उसके बाद उसमें उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो उसका जिम्मेदार ये आदमी होगा। उसके बाद बहुत सारा ऐसा केस है, जैसे कि एक केस है गुरुग्राम का। एक 17 साल का लड़का था जो अपने अपार्टमेंट के 11वीं मंजिल से कूद गया था क्योंकि उस पर एक लड़की ने मीटू का केस लगा दिया था और इंस्टाग्राम पर इसके बारे में पोस्ट कर दिया था कि इस लड़के ने 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा किया था और उसके बाद से अब तक मतलब ये हमको मतलब परेशान कर रहा है। तो उसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर लिया था। मात्र 17 साल का था और अपार्टमेंट के 11वीं मंजिल से कूद गया था। हाँ, तो 15 साल था और मतलब उस पर आरोप लग गया कि मतलब वो उसके साथ गलत किया है। उसके बाद वो लड़की मतलब मीटू का आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। एक और केस है, सिया कक्कर का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। टिकटॉक के स्टार थी, 1 मिलियन प्लस फॉलोअर थे उसके, और उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें मतलब साइबर के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसे गलत चीज़ें लिखी थी। ये सब कुछ ऐसे केसेज हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनके लिए हम उस पर बात अभी हम कर रहे हैं हम लोग। मतलब मेरा पर्सनल केस है, मतलब 3 केस है। एक में तो मेरे ही फोटोज को इस्तेमाल किया गया था कहीं और अपने फोटो के साथ एक लड़के ने लगा दिया था और हमको पता भी नहीं था उस बारे में, तो मेरे फोटो का वो गलत इस्तेमाल भी करा था और भी कई जगह किया होगा। और दूसरा केस था मेरे पापा का, जिसमें मेरे पापा के आईडी बना दी गई थी, फेक आईडी, उनका फोटोज लगा के, और वहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया गया था। और तीसरा ये केस था कि एक आईडी था, वो हमको भी स्पेशली लिखने आया था कि मेरे पास तुम्हारा न्यूड्स फोटोज है, मेरे पास कहीं से आ चुका है और हम वो वायरल कर देंगे, तुम मेरा ये बात मानो। ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है। प्रशांत, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइबर बुलिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? मतलब गलती किस है, किस एंड से ये शुरुआत हो रही है? गलत सच में कौन है इस पूरे फ्रेम में? कौन है जो विक्टिम बन रहा है और कौन है जो सामने वाले को अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? पहला बात तो ये कि सृष्टि जब तुमको फोटो भेजा तो तुम पुलिस केस की? नहीं। दिस इज द एग्जाम्पल। मैं आपको हम आपको इसलिए बताए कि सोचो कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम पुलिस के पास नहीं गई,
तो कोई लो लेवल की लड़की या लड़का पुलिस के पास नहीं जाता होगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि 90% कोई भी जो आईटी का केस होता है साइबर से मतलब जुड़ा हुआ, वो पुलिस के पास आदमी जाता ही नहीं है। और 10% में ये डिसाइड होता है कि 100% में से 50% फिर जो तुम डेटा बताई तो उसमें कन्विक्शन नहीं है, ब्लै 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 नहीं है, तो कोई नहीं जाता, जैसे आप नहीं गई। दूसरा बात कि अभी हम लोग प्राइवेट है ही नहीं, पब्लिक है। जैसे मान लो कि हम डाल दिए कि हम कल जाएंगे सुपौल में रिपोर्टिंग करने, कोई देखा आके हमको सुपौल में गोली मार दिया, ये एक साइबर क्राइम हुआ, पुलिस नहीं मानेगी इसको, लेकिन उसको मालूम कैसे चला कि हम सुपौल में हैं? फेसबुक से ना मालूम चला, बात समझिए। तो आप अभी अपना प्राइवेट लाइफ छोड़ चुके हैं, ये बात को पहले समझना होगा। और प्राइवेट लाइफ छोड़ दिए, अब आ रही है पब्लिक में। सबसे पहला चीज आप लोग जब ऑफिस ज्वाइन किए तो हम और अमन और अंकित आपको ये बताए थे कि कमेंट कभी मत पढ़िएगा, अगर आपको याद हो तो। रीजन क्या था? इसी को बोलते हैं साइबर बुलिंग। यही रीजन था कि आप हो जाते हैं डिमोटिवेट। अब आ जाइए इस पे कि कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। देखिए इसका बहुत पर्सपेक्टिव है। लड़की के साथ जो अलग होता है वो अलग पर्सपेक्टिव है, जो लड़का के साथ होता है, सिर्फ साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं, वो अलग पर्सपेक्टिव है। अब लड़की पे आ जाइए। साइबर बुलिंग जिसके चलते मतलब हमको लगता है कि पर्सनली मतलब लड़कों से बहुत ज्यादा लड़कियां परेशान हैं। देखिए नॉर्मल बात है, हम जो आपको मानिए कि हम बोले इसको गोली मार देंगे, हम तो इस दुनिया के सबसे गंदे इंसान हुए। लेकिन गंदी तो ये भी ना हुई कि अगर ये सुन ली कि हम इसको गोली मारेंगे बोल रहे हैं और जाके अपने पापा को नहीं बोली। बात समझिए आप। तो अगर किसी का माइंडसेट में बढ़ गया है कि आजकल की लड़की सब तो ऐसी ही होती है, ये अपने एंड से हमको सही करना चाहिए। बाकी जब वो गलत किया तो तुम ही भेजी थी हमको। एक केरला का केस था, एक लड़की को वॉइस मैसेज भेजी, मतलब एक लड़की का वॉइस मैसेज वायरल किया गया, एक लड़के के साथ की भाग गई है। वो लड़की खोज ली कि जो वॉइस मैसेज भेजा है उसका नेवर था। उन नेवर को खोज के उसको पकड़ के लेके गई पुलिस स्टेशन, और पुलिस वाला बोला कि ये तो केस इसका नहीं हो सकता है। अब क्या हवाला दिया गया? हवाला दिया गया कि ये डिफेमेशन का केस होगा, क्योंकि आपको कोई सेक्सिस्ट तो भाषा यूज नहीं किया है। वो बोला है कि आप भाग गई हैं किसी के साथ, तो इसमें कहाँ कुछ गंदा आया। तो आपको डिफेम किया है तो डिफेम के केस में जाइए, वहां डिफेमेशन लगाइए। फिर लड़की कुछ दूसरा क्लॉज बोली तो पुलिस वाला बोले कि नहीं, इस पे केस हो ही नहीं सकता है, आपको जाना पड़ेगा सीधा कोर्ट। तो लड़की को लड़का को हम लोग को पता नहीं है। इसका एक एंगल सीधा सीधा ये भी है कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया उस पर उतनी तत्परता से काम नहीं कर रहा है। अगर इंडिया का मतलब मिनिस्टर लोग चाहे लोग तत्परता से काम कर, क्योंकि आप बताइए पैसा भेजते हैं बैंक से, किसी को बुला रहे हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, चलिए व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड हो गया है, बहुत चीज है, स्नैपचैट है, स्काइप है, ब्लै 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 बहुत चीज है। आप अगर ट्रैक करने वाला चाहे तो आपके एसएमएस को भी ट्रैक कर सकता है कि आप किसको मैसेज भेज रहे हैं, किसको नहीं भेज रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उस तरीके से हमारे पास रूल्स, और सबसे बड़ी बात हमारे पास उसको रोकने का टेक्नोलॉजी नहीं है। हम व्हाट्सएप तो बना लिए, हम फेसबुक बना लिए, मतलब हमारी सरकार ने इसको अलाउ किया है। फेसबुक इंडिया का तो नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा आईटी का टीम नहीं बैठाया है जो ये ट्रैक कर सके कि गलत हुआ है तो क्या हुआ है। हम दावा दे सकते हैं कि पूरे भारत में कम से कम रोज 150 लड़की के साथ ऐसा होता होगा, और रोज कम से कम आदमी का 1 करोड़ रुपया अलग अलग आदमी का चोरी होता होगा बैंक से, जो रिपोर्ट नहीं होता है। किसी का मान लो 130 रुपया हो गया, वो क्यों जाएगा? 130 रुपया क्या होता है? तो इट इज अ क्राइम। आपने जैसा कहा कि जो लोग बहुत कम फोटोज डालते हैं तो उन पे बहुत कम कमेंट्स आते हैं, और बहुत ज़्यादा जो सोशल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। तो ये आप या हम कैसे जज कर सकते हैं कि कोई कितने फोटोज डालेगा, और क्या गारंटी है कि अगर वो कम फोटोज डाल रहा है तो उसको बुली नहीं किया जा रहा है? चलिए आप ये हमको क्या बोली कि इस बात का कोई क्या गारंटी है कि अगर जो नहीं डालेगा उसका नहीं होगा। देखिए होता क्या है, आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर सुनती तो उसमें हम साफ साफ बोले थे कि जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और जब हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई है, तब तक तो अगर तुमको मालूम, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, पॉलिटिकल हो रहा है थोड़ा। लालू यादव जी के राज में 6 बजे के बाद शाम में लोग नहीं निकलता था, ठीक है, आप आ जाते घर पे। अब हमारे पापा बोलेंगे ना हम 8 बजे रात को जइबे करेंगे, तो क्या होगा? उनके साथ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? मारे जाएंगे। कस के बोलिए, मारे जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? बचने के लिए। बचने के दैट लिए। इज कॉल्ड सेल्फ सेफ्टी इन इंग्लिश। समझ में आ गया आपको? ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेफ्टी। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार के पास कोई नियम ही नहीं है दोस्त, तो हम क्या करेंगे? बात आप ही नहीं बोली है कि 67A को हटा दिया गया, तो हम क्या करें? इसके लिए मजबूरी है। तो पहला बात कि आप जर्नलिज्म की हैं, जर्नलिज्म में किसी को भी कोट किया जाता है, आप फिर से सुन लीजिएगा, नहीं सुनिए, अगर हो सकता हम ही गलती बोले, हम रिपीट कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते थे कि जो लड़कन सब या जो लड़कियां सब, अब एक और चीज जोड़ रहे हैं, ऐसा करती है या ऐसा करता है, हम उसके लिए बात बोले थे। अब आप मेरा पॉइंट समझ लीजिए कि लड़का लड़की से मैटर नहीं करता है। मान लीजिए हमें कोई लड़की मैसेज करेगी, प्रशांत राय माल दिखते हो, तो हम उसको क्यों रिप्लाई करेंगे? आप बात समझिए, होता क्या है, ये एक डेटा है, ये एक फैक्ट है। एक बहुत आप अच्छा एग्जांपल देते हैं, हमारी बहुत दोस्तन जो थी ना, क्या करती थी, कोई सर मैसेज किया, आप सोचिए, सुने होंगे कि बड़े बड़े न्यूज संस्था में लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ, ऑफिस में मोलेस्टेशन हुआ। क्या होता है? बॉस मैसेज करता है, क्या कर रही हो?
तो लड़की पता है क्या करती है, या तो लड़की जो बहुत अच्छी होती है क्या करती है, सीधा ब्लॉक करती है, क्या कर रही हो, आपको क्या मतलब है। और जो दिमाग लगाती है, जो कितनी लड़कियां होती हैं जो गलत नहीं चाहती हैं करना, लेकिन वो क्या बोल देती हैं, सीन करके छोड़ देती हैं मैसेज, वो रिप्लाई नहीं करती हैं कि नहीं सर आप हमको ऐसे मत बोलिए। तो उनके मन में ऐसा होता है कि सर आई एम बीइंग ऑफेंड, आप हमको मैसेज मत करिए, लेकिन उनको टोकती नहीं है बीच में। तो उस सर को क्या लगता है कि वो तो हाँ है, लेकिन लड़की का ना होता है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब आपको कोई मैसेज करके परेशान कर रहा है तो क्या जरूरत है उसको रिप्लाई करने का, क्यों आप रिप्लाई करेंगे। अगर बात अब मुझसे मेरे इंडिविजुअल लेवल पे करें तो पहली चीज तो ये, सिर्फ लड़के साइबर बुलिंग नहीं कर रहे, लड़कियां भी कर रही है। केसेस हम लोगों के पास है, अभी सुसाइड का केस भी एक इन्होंने बताया था। #MeToo का एक पोस्ट डाल देने से आज, क्योंकि अब भी हम लोग की सोसाइटी बहुत वियर्ड हो चुकी है, वो एक हल्का सा जो आगे ना आजकल लड़कों को गलत तरीके से दिखाने का भी जो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग ऑफेंसिव फील कर जाए इस बात से। एक सूडो फेमिनिज्म एक टर्म आप लोगों सबने सुना होगा, और ये सोशल मीडिया की वजह से ये टर्म बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। एक पोस्ट और किसी की डिफेमेशन के लिए वो काफी होता है। मैं एकदम सपोर्ट नहीं कर रही हूँ साइबर पुलिस को, मैं खुद एंटी सोशल रहना इसीलिए पसंद करती हूँ, क्योंकि देखिए साइबर बुलिंग के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, आपका जो बुली होता है वो अनोनिमस होता है, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते मोर देन 50% ऑफ द केसेस में। दूसरी चीज ये कि जैसा आपने बोला था कानून के पास क्यों नहीं जाते हो, तो ऑब्वियसली केरला वाला केस आपने खुद ही एग्जाम्पल भी बताया है, वो लेकर गई है कि ये है मेरे पास, मेरा गुनहगार आपके सामने खड़ा है, इस पे कार्रवाई करिए। पहले आपने बोल दिया किसी और चीज में कार्रवाई होगी, दूसरा आपने बोल दिया कि कार्रवाई ही नहीं हो सकती, तो आप सिर्फ जिंदगी हम कानून का चक्कर काटते नहीं कर सकते हैं ना। और तीसरी चीज, एक इस हमारा जो ये सोसाइटी है उसमें एक लड़की होना कितना डिफिकल्ट है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर मैं पुलिस की स्टेशन के चक्कर 4 बार काटूंगी, किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैं क्यों गई थी वहां, मैं लड़की हूं, मैं 4 बार पुलिस स्टेशन गई हूं, कुछ गलत ही रहा होगा। ये है हमारा समाज ऐसा। मोहित अब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। पहली बात कि उन्होंने लड़का लड़की का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी पब्लिक करने से पहले, यानी कि फेसबुक पे फोटो डाल दे, जो भी डाल दे, तो उन्होंने कहा था कि ये डालने से पहले हम सोचें कि टेक्नोलॉजी से हमें कितना घुसना चाहिए टेक्नोलॉजी में। इसके लिए हम बता दें कि गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया था इंडियन आर्मी को। अब पता नहीं संविधान को, जब संविधान से इसको नहीं खुद ही हैंडल कर लेगी तो हो सकता है गृह मंत्रालय को हैंडल कर ले, ओला का बात है। लेकिन हम बता दें कि हनी ट्रैप का एक मामला आया था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कुछ लड़कियां इंडियन आर्मी के जवानों से बाकायदा फेसबुक पे बात करके, जो जिस बेसमेंट में वो लोग रहते हैं वहां का मैप वगैरह जानकारी वो लोग ले रहे थे, जिसके बाद से गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा था, निर्देश दिया था कि वर्दी में फेसबुक पे फोटो नहीं डालना है, बंदूक दिखा के फेसबुक पे फोटो नहीं डालना है, हाँ वो सब नहीं जानकारी देना है कि हम किस जवान हैं, हम किस कहाँ पे, हम किस पर्वत पे तैनात हैं, ये कुछ भी जानकारी नहीं देना है। तो जब सरकार खुद कह रही है कि हम पब्लिक होने से बचें, हमारी अपनी सिक्योरिटी है, देखिए इससे पूरा का पूरा देश इनसिक्योर हो जाएगा अगर ये सारी चीजें जा रही हैं। तो जब पूरा का पूरा देश इतना खतरा महसूस करता है, हम और आप क्या हैं, हम और आप कुछ नहीं है। जब सेना का जवान एक डाल सकता है और उससे इतना बड़ा खतरा हो सकता है, तो हमारे आपके में बहुत बड़ा अंतर है। इतने हीटेड डिस्कशन के बाद हम इस वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं और मैं हर बार की तरह सबसे उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मुझे बस इतना ही कहना है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। और ये जो केसेस आते हैं बहुत ज्यादा, जब लोग आपकी प्रोफाइल का यूज करते हैं आपको डिफेम करने के लिए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो इसका एक सिंपल इलाज यही है कि हर कोई जो आपको ऑनलाइन मिलता है वो आपका दोस्त नहीं होता है। इतने जल्दी किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सावधानी खुद बरतें, क्योंकि एक्चुअली हमारा लॉ कुछ चीजों में हमें सपोर्ट नहीं करता है और वहां बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। तब तक हम हर चीज का जिम्मा लड़के या लड़की पर नहीं डाल सकते, तो कुछ चीजों की जिम्मेदारी हमें खुद भी लेनी होगी। मेरा ओपिनियन यही है कि अभी हम 2 दिन पहले सेव किए, दाढ़ी अपना सेव किए, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमको उसके लिए रोकना पड़ा, मतलब उसके लिए हमको सेव करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपको आगे पर आना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अगर मेरी सेफ्टी कहीं पर कुछ वो गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि हम अपना सेफ्टी के लिए किसी को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, या फिर किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसका ये भी रीज़न है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं ना, वो आपकी सेफ्टी का चित्रण करना अच्छे से जानते हैं। वैसा इसलिए भी है कि बहुत सारी पार्टी, जैसे बीजेपी भी सत्ता में है, ठीक है। बीजेपी से बाकायदा फ़ोन आता है आपको ये बोलने के लिए कि फलाना बाबू बोल रहे हैं आप बीजेपी को वोट कीजिएगा। आपका नंबर कहाँ से लाए वो? ये साइबर खेल है, कहीं से आपका नंबर जुगाड़ हो गया, या फिर आपका जो प्राइवेसी है या फिर नंबर है वो लीक हो गया। तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग जानते हैं कि आपका चित्रण कैसे करना है।
इसलिए पहले जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि आप जो अपना जो सुरक्षा है उसको अपने हाथ में रखिए। दूसरा बात ये है कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत रखता हूँ कि आप हर चीज़ के बारे में उतना पब्लिक मत होइए, बहुत सारी चीज़ आपका पर्सनल चीज़ होता है। और जैसा कि बहुत अभी इंटरनेट ब्रॉड होने वाला है आने वाले समय में, अभी 20 या 30% लोगों के पास ये स्मार्टफोन है, आने वाले समय में 100% लोगों के पास होगा। तो बहुत ज़्यादा इसका जो मतलब इंटरनेट है वो भी ब्रॉड होगा, ये क्राइम है वो भी ब्रॉड होगा। तो इसके लिए हम सबको मतलब खुद में ही वो देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के साथ पास ना हो। अभी मान लीजिए कि हम कोई डेटा निकाल लेते हैं तो उस पर बवाल हो जाता है कि हाँ हमने इनका कुछ ऐसा कुछ मतलब कर दिया तो बुलिंग हो गया ऑनलाइन। अब मान लीजिए कि फेसबुक ही आपका डेटा बेच दिया, तब आप क्या करेंगे? और हुआ है ऐसा एग्जैक्टली कुछ महीने पहले का ही केस है कि पूरा हो हल्ला मचा था पूरा दुनिया में। फेसबुक माफी मांग लिया था लेकिन बेच दिया ना, वो पैसा के लिए वो बेच दिया। तो अब डाल रही हैं वो बेच देगा, फेसबुक पे बेच देगा, तो अब क्या कर लीजिएगा? फेसबुक खुद ही बेच दिया। तो इसीलिए अपना जो सुरक्षा अपने ही हाथ में है कि आप जितना कम उस पर डालिएगा उतना आप सिक्योर है। बाकी जो डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है उसका कितना फ्रॉड हो रहा है हम सब लोग जानते हैं वो चीज़। तो खुद का सिक्योरिटी खुद के हाथ में है। तो मेरे हिसाब से टीचर्स को बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए कि आप अवेयरनेस इस बारे में फैलाना चाहिए कि वो साइबर बुलिंग क्या है, कैसे होता है, कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। क्योंकि बच्चे वाले एज में बच्चा बहुत जल्दी कुछ भी कैच करता है, तो अगर वो पहले से ही सीखेगा तो इस चीज़ के बारे में अवेयर रहेगा और हैंडल कर पाएगा अच्छे से। जब मैंने साइबर बुलिंग के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो उसी वक्त मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था, ट्रिकिंग, जिसके ऊपर इतनी विवाद हुई है। तो ट्रिकिंग बेसिकली यही है साइबर बुलिंग में कि लोग आपका ट्रस्ट जीतते हैं ताकि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। और मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि जब तक हमारा संविधान या फिर हमारा कानून उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है कि वो आपको साइबर बुलिंग से बचा सके या फिर इन साइबर क्राइम से बचा सके, ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी सिक्योरिटी खुद ही देखनी होगी। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे संविधान के जो लॉज हैं उनको जितना जल्दी स्ट्रॉन्ग किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, वरना जो हमारे विक्टिम्स हैं उनकी मात्रा रोज रोज बढ़ती ही रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई लॉ मेकर्स इन सारे साइबर बुलिंग जैसे इश्यूज पे या साइबर क्राइम्स जैसे इश्यूज पे लॉज बनाए तो वो ज़रूरी से एक साइकाइट्रिस्ट को कंसर्न करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्टफुल होती हैं, मेंटल हेल्थ को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और लास्ट की कुछ लाइन्स मैं बोलूँगी कि एक शब्द जो होती है वो आपको एक निशान दे जाती है, अफवाहें आपको नष्ट कर देती हैं, पर जो बुली किया जाता है वो आपको मार डालती हैं। हाँ, तो आखिरी है मेरा, तो हम सबसे पहले बात सलाह देंगे सरकार को कि अगर आप डिजिटल इंडिया के तहत इतना ज़्यादा मतलब रोना रो रहे हैं, आप सब कुछ डिजिटल कर चुके हैं इस दुनिया का। आज हम जो पहले लाइन बोले थे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राइवेट है, सब कुछ सोशल है। आप चाहें तो मेरा लोकेशन तक पता कर सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो उसके लिए जैसे कि आपने हर जिला में थाना खुलवाया है, तो आपको हर जिला में एक साइबर का पुलिस रखना चाहिए, एक आईटी टीम हो जो इस बात को गौर करे। कोई भी जाए जब केस करने तो उसको उतना ही सीरियसली लिया जाए, क्योंकि आत्महत्या का अगर केस का डाटा निकालिएगा तो आजकल में 2-3-4 साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हुए हैं मेंटल हेल्थ के चलते, हीरो हीरोइन में भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है, वो सब कमेंट और पर्सनल मैसेज से चलते होता है। कोई कुछ लिख के भेज दिया, कोई कुछ लिख के भेज दिया, कोई परेशान हो जाता है। ये हो गया। दूसरा बात फिर वही है उन सारे लोगों के लिए कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक आप सोशल मत होइए। इसका साफ साफ सिंपल वजह यही है कि देखिए सोशल होइए कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। आप जितना सोशल होइएगा उतना आपको लोग रगड़ेगा, तो थोड़ा कम सोशल होइए। और फिर वहां आप आके, हम जानते हैं कमेंट में लोग आके लिखेगा कि इट इज माई चॉइस ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपका चॉइस है तो आप डालिए, फिर होगा तो आपके साथ ना। फिर तो सोचिए, हम तो ये अप्रीहेंड नहीं करने के आपके साथ हो, तो थोड़ा तो आपको सतर्कता बरतना पड़ेगा। इस सेगमेंट में आप सभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई मुद्दे हैं जिन्हें समाज के सामने लाने की ज़रूरत है, तो उन्हें आप किसी भी तरीके से, चाहे फेसबुक कमेंट्स हो, इंस्टाग्राम मैसेजेस या ट्विटर, किसी भी तरीके से हमारी टीम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे ये हमेशा कहती हूँ, कोई और सुने ना सुने, जनता जंक्शन की टीम आपकी बात ज़रूर सुनेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले ही एपिसोड में। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्य राठी, कैमरे के पीछे हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं बोलना मना है।